नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। आज मेरे दोस्त से एक ऐसा टॉपिक हम लेकर के आए हैं जहां से मेरे दोस्त इस टॉपिक से हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछता है। तो आज शुरुआत होगा मेरे दोस्त एक टॉपिक का नाम पड़ता है पुष्य भूति वंश, या इसके स्थान पर इस टॉपिक का दूसरा नाम पड़ता है हर्षकाल। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। कहां से इस टॉपिक की शुरुआत होगा, कहां से नहीं होगा। तो यहां पर जो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है, तो यहां से मेरे दोस्त जो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत होगा, इस क्वेश्चन की शुरुआत मेरे दोस्त हम यहां से लेकर के चलते हैं कि हरियाणा के एक बड़े भूभाग को, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के एक बड़े भूभाग को, एक बड़े भूभाग को क्या कहा जाता है। तो यहां से मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आया कि हरियाणा के एक बड़े भूभाग को क्या कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना है कि हरियाणा का जो बड़ा भूभाग था ना, उसको क्या नाम दिया गया है। उसको नाम दिया है मेरे दोस्त किसका, सरीकंठ जनपद का नाम दिया है। तो यहां से इस बात को याद रखना कि हरियाणा के जो बड़े भूभाग को एक नाम दिया गया था, वो नाम जो दिया गया ना, वो नाम दिया गया मेरे दोस्त क्या, सरीकंठ जनपद का नाम दिया गया। तो पहली लाइन के अंदर पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा कि हरियाणा के एक बड़े भूभाग को जो नाम दिया गया, वो नाम किसका दिया गया है, सरीकंठ जनपद का नाम दिया गया है। और ये सरीकंठ जनपद का जो नाम दिया है ना, ये नाम दिया है एक नागवंशीय शासकों के द्वारा। तो यहां से याद रखना कि नागवंशीय शासकों के द्वारा तो हरियाणा को क्या नाम दिया गया है। तो इन नागवंशीय शासकों ने हरियाणा को कौन सा नाम दिया था, सरीकंठ जनपद का नाम दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और कई बार एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि हरियाणा के बड़े भूभाग को क्या कहते हैं। आंसर आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं सरीकंठ जनपद। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि 6वीं शताब्दी के आसपास, आपने नाम सुना, अब वर्तमान में 21वीं शताब्दी चला हुआ है, तो आपसे याद रखना है कि 6वीं शताब्दी के अंदर, 6वीं शताब्दी के अंदर, इस 6वीं शताब्दी के अंदर, रोक भाई एक भाई इसको कर दे, 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक सेना नायक हुआ करता था, एक सेना नायक हुआ करता था, नायक हुआ करता था। 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुष्यभूति नाम का एक सेना नायक था। मैंने लिखा है पुष्यभूति नामक जो था ना, एक सेना नायक था। ये लो भाई मैंने लिख दिया, पुष्यभूति नाम का एक सेना नायक हुआ करता था। और इस पुष्यभूति नामक इस सेना नायक ने थानेसर के अंदर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। तो यहां से ये बात याद रखना है कि थानेसर के अंदर जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था, इस थानेसर के अंदर स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना वो किया, वो किसने किया, पुष्यभूति नामक एक सेना नायक ने किया था। और इस थानेसर के अंदर इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना इसने किस शताब्दी के आसपास किया, 6वीं शताब्दी के आसपास एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया, पुष्यभूति नामक एक सेना नायक ने किया। और इसके बाद एक वंश की शुरुआत होती है, और उस वंश का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश मिले, हर्षकाल मिले, या वर्धन वंश मिले, बात एक ही है। तो यहां से शुरुआत होगा मेरे दोस्त अब क्या, वर्धन वंश का। तो सबसे पहली लाइन के अंदर मेरे दोस्त जो अब क्वेश्चन आता है, मैंने अभी अभी एक वंश बोला है, और उस वंश का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, वर्धन वंश। मैंने अभी अभी एक नाम बोला है, वर्धन वंश का नाम बोला है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसे वर्धन वंश का जो संस्थापक माना जाता है, तो यहां से मेरे दोस्त सबसे पहला क्वेश्चन यहां से यह पूछा गया कि इस वर्धन वंश का जो संस्थापक माना जाता है, वो संस्थापक किसे माना जाता है। बात निकल कर के आती है मेरे दोस्त यहां से ये। तो इस वर्धन वंश का जो संस्थापक माना जाता है ना, इसका प्रभाकर वर्धन को,
तो यहां से इस बात को याद रखना है, इस वर्धन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। और इस प्रभाकर वर्धन ने जो वर्धन वंश की स्थापना किया था, इसने इस वंश को स्थापना किया था 580 ईस्वी के अंदर। तो यहां से इस बात को याद रखना कि वर्धन वंश का संस्थापक किसे माना गया? प्रभाकर वर्धन को माना गया। प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश की शुरुआत कब किया? 580 ईस्वी के अंदर इस वंश की शुरुआत हुआ। जो 580 ईस्वी के अंदर इस प्रभाकर वर्धन ने इस वर्धन वंश की शुरुआत किया ना, तो इस प्रभाकर वर्धन की जो शादी हुआ था, मतलब कहने का मतलब यह है कि इस प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी का नाम पड़ता है, तो इसे प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी का नाम पड़ता है, इसकी पत्नी का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? यशोमती पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना कि इस प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी का नाम पड़ता है, इसकी पत्नी का नाम क्या पड़ा? यशोमती पड़ा। जो ये यशोमती थी ना, इस यशोमती की मेरे दोस्त 3 संतान मानी जाती है। यशोमती की कितनी संतान मानी जाती हैं? 3 संतान मानी जाती हैं। जो ये तीनों की तीनों संतानें हैं ना, यहां से वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो सबसे पहली संतान का जो नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ा राज्यवर्धन। तो इसे यशोमती की या प्रभाकर वर्धन की जो 3 संतान थी, पहली संतान का नाम पड़ा राज्यवर्धन, दूसरी संतान का नाम पड़ता मेरे दोस्त क्या? हर्षवर्धन। तो यहां से याद रखना, पहली संतान जो थी उसका नाम पड़ा राज्यवर्धन, दूसरी संतान का नाम पड़ता है हर्षवर्धन, और तीसरी संतान का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? राजश्री पड़ता है। तो तीसरी एक लड़की थी, और इस 3 की 3 संतानों का जन्म जो दिया वो जो हुआ वो यशोमती से। तो याद रखना, ये पूरा का पूरा वंश जो बर्बाद होगा, ये पूरा का पूरा वंश बर्बाद किसकी वजह से होगा? राजश्री की वजह से होगा। वो आगे देखना कि क्या क्या होगा, क्या क्या ना होगा। तो मैंने बताया कि वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश की शुरुआत किया 580 के अंदर। पत्नी यशोमती थी, 3 संतानें थी। सबसे पहली बात जो यहां से आती है कि जो ये राजश्री है ना, इस राजश्री का जो विवाह किया गया, तो याद रखना, इस राजश्री का जो विवाह किया गया था, राजश्री का जो विवाह किया गया था, इसे राजश्री का जो विवाह हुआ ना, इस राजश्री का विवाह हुआ था मेरे दोस्त किसके साथ? एक कन्नौज का एक शासक था। कन्नौज का एक शासक था। कन्नौज का एक शासक था, और उस शासक का नाम पड़ता मेरे दोस्त क्या? ग्रहवर्मा। कन्नौज का एक शासक था, और उस शासक का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? ग्रहवर्मा। तो इस राजश्री का विवाह किसके साथ किया? ग्रहवर्मा के साथ किया। और ये कन्नौज नामक जो स्थान पड़ता है, ये स्थान पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? यूपी के अंदर। याद रखना, कन्नौज यूपी का एक शासक हुआ करता था ग्रहवर्मा। तो इस ग्रहवर्मा के साथ किसका विवाह रचा दिया जाता है? राजश्री का विवाह रचा दिया जाता है। इन दोनों की हंसी खुशी जिंदगी बड़ा अच्छा चला हुआ था, लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आता है और इस राजश्री के ऊपर नियत रखता है। तो वो क्या करता है? इस ग्रहवर्मा को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। एक लड़की की वजह से देखना क्या क्या होगा, क्या क्या ना होगा। तो क्या हुआ? एक मालवा का एक शासक था। मालवा का एक शासक था। और ये मालवा नामक जो स्थान है ना, ये मालवा स्थान नामक स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसे मालवा मध्य प्रदेश का एक शासक था, और उस शासक का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? देवगुप्त पड़ता है। तो मालवा का जो शासक था, उस शासक का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है? देवगुप्त पड़ता है। जो देवगुप्त मालवा का जो शासक था ना, इसने क्या किया? इसने ग्रहवर्मा की हत्या किया।
तो इसे मालवा के शासक देवगुप्त ने किसकी हत्या किया? वो किया ग्रहवर्मा की हत्या किया। और हत्या करने के बाद इसने किसको अपने अधिकार में लिया? राजेश्वरी को अपने अधिकार में लिया, राजेश्वरी से विवाह करने का सोचा। तो इस बात का पता लगता है इस राजेश्वरी के भाई को। अगर मान लो कोई किसी की बहन के साथ जबरदस्ती शादी करता है तो उसका भाई माला थोड़ा ही ना पहनाएगा, उसको काटने का सोचेगा भाई। तो यही बात सोचा इस राजेश्वरी के भाई ने। तो क्या किया, राजेश्वरी का जो भाई था ना, इसने क्या किया कि राज्यवर्धन ने, मैंने बताया था कि यशोमती की 3 संतान थी, पहला राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और तीसरी राजेश्वरी। तो बड़े का फर्ज बनता उसकी बहन की रक्षा किया जाए। तो इस राज्यवर्धन ने किसकी हत्या किया? देवगुप्त का हत्या किया। राज्यवर्धन ने किसकी हत्या किया? वो हत्या किया मेरे दोस्त किसका? देवगुप्त का हत्या किया कि आप मेरी बहन को कैसे उठा करके लाए। तो इसने किसकी हत्या कर दिया भाई? इसने हत्या कर दिया मेरे दोस्त किसका? देवगुप्त का हत्या कर दिया। बात क्लियर हुआ? अभी तक मैंने 2 हत्याएं करवा चुका हूं भाई। पहला ग्रहवर्मा की हुआ, दूसरा देवगुप्त की। और ये दोनों हत्याएं किसकी वजह से हुआ? राजेश्वरी की वजह से हुआ। तीसरी हत्या भी करवा दूं? चलिए भाई तीसरी हत्या भी करवाता हूं। तो यहां से एक बात याद रखना, जो तीसरी हत्या जो आती है यहीं से निकल करके आएगा। अगला पेज मैंने इसी कारण से नहीं लिया क्योंकि यहीं पर वो चीज कवर होगा। याद रखना, जो ये राज्यवर्धन ने हत्या किया देवगुप्त का, जो देवगुप्त की हत्या जो राज्यवर्धन ने किया, तो इस बात का पता लगता है इस देवगुप्त के दोस्त को पता लगता है। पहले यारी दोस्ती के ऊपर में दोस्त दूसरा इंसान अपनी जान को निछावर कर देता था। तो क्या हुआ, इस देवगुप्त का एक दोस्त था और वो दोस्त जो था ना, वो गौड़ वंश का एक शासक था। गौड़ वंश का एक शासक था। गौड़ वंश का एक शासक था और उस शासक का नाम पड़ता मेरे दोस्त क्या? उसका नाम पड़ा शशांक पड़ता है। तो याद रखना, गौड़ वंश का एक शासक था, उस शासक का नाम पड़ता शशांक पड़ता है। और इस शशांक ने किसकी हत्या किया? राज्यवर्धन की हत्या किया था। तो याद रखना, शशांक ने किसकी हत्या किया? राज्यवर्धन की हत्या किया। शशांक ने हत्या किया राज्यवर्धन का। बात क्लियर हुआ? जब ये शशांक का नाम निकल करके आता है कि शशांक जो है ना, ये शशांक एक गौड़ वंश का शासक माना जाता है जिसने किसकी हत्या कर दिया? राज्यवर्धन की। तो आप लोगों ने भारतीय इतिहास के अंदर एक टॉपिक का नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म का, जहां पर गौतम बुद्ध जो थे, उस गौतम बुद्ध ने बोध गया बिहार के अंदर एक स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम पड़ता है बोध गया नामक स्थान। और ये बोध गया नामक स्थान पड़ता है बिहार के अंदर। बोध गया नामक स्थान कहां पर पड़ता है भाई? ये स्थान पड़ता है बिहार के अंदर। इस बोध गया बिहार के अंदर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति लिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो याद रखना, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इस गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहां पर? वो हुआ था बोध गया नामक स्थान पड़ता है बिहार के अंदर। कहने का मतलब ये है, जहां पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था एक पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ पीपल के पेड़ के नीचे। इसको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस पेड़ को कटवाने वाले शासक का जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है? शशांक पड़ता है। याद रखना, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि बोधि वृक्ष को कटवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या पड़ता है? तो बोधि वृक्ष को कटवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या पड़ा? शशांक पड़ता है। बात क्लियर हुआ? बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? शशांक ने कटवाया। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, और इस शशांक को जो पराजित किया था, इस शशांक को हराया था किसने? इसको हराया था मेरे दोस्त किसने हराया? राजा हर्षवर्धन ने। इस शशांक को पराजित किया था राजा हर्षवर्धन ने। इसके बाद में दोस्त
कहते हैं इसके बाद जो साम्राज्य इस वर्धन वंश के ऊपर अपना अधिकार जमाएगा वो राजा हर्षवर्धन जमाएगा। इसके बाद बताऊंगा राजा हर्षवर्धन के बारे में। तो यहां से एक बात लिखनी है कि राजा हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था, राजा हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ, इस राजा हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी के अंदर। तो यहां से याद रखना कि राजा हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ, इसका जन्म कब हुआ? 590 ईस्वी के अंदर हुआ। जन्म तो 590 के अंदर हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आता है कि राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश की गद्दी पर कब बैठा था। तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है कि राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश की गद्दी पर कब बैठा, तो ये गद्दी पर बैठा था मेरे दोस्त कब? 606 ईस्वी के अंदर। और गारंटी लेता हूं मेरे दोस्त यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो यहां से क्वेश्चन नहीं आता हो। जन्म 590 के अंदर हुआ, गद्दी पर राजा हर्षवर्धन कब बैठा? 606 ईस्वी के अंदर बैठा। तो इसके बाद जो यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से मेरे दोस्त कई सारे क्वेश्चन आएंगे जो आप लोगों के एग्जाम से संबंधित है। पहला क्वेश्चन जो राजा हर्षवर्धन से पूछा जाता है, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि राजा हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाया था, तो राजा हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाया, इसने अपनी राजधानी मेरे दोस्त किसको बनाया था? तो इस राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया किसको? थानेसर नामक स्थान को। तो यहां से इस बात को याद रखना है कि राजा हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाया, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? थानेसर को बनाया था। एक तो बात निकल करके आई है यहां से ये कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? थानेसर को बनाया। लेकिन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा हर्षवर्धन अपनी राजधानी को थानेसर से कहां पर लेकर के गया था। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि थानेसर से अपनी राजधानी को, थानेसर से अपनी राजधानी को कन्नौज के अंदर लेकर के गया था। तो ये बात याद रखनी है, राजा हर्षवर्धन जो है थानेसर से अपनी राजधानी कहां पर लेकर के गया था? कन्नौज के अंदर लेकर के गया था। क्यों लेकर के गया? क्योंकि इस कन्नौज के अंदर उसकी बहन का विवाह हुआ था। मैंने राजश्री लिखवाया था। राजश्री का जो पति था वो कहां से था? कन्नौज उत्तर प्रदेश से था। तो राजा हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेसर से कहां पर लेकर के गया था? कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के गया था। बात क्लियर हुआ भाई? इसके बाद मेरे दोस्त जो आगे का प्रोसीजर होता है, इसके बाद मेरे दोस्त जो क्वेश्चन आता है, आगे चलते हैं कि राजा हर्षवर्धन के शासन काल में एक दरबारी कवि भी आया था। तो इस राजा हर्षवर्धन का एक दरबारी, इस राजा हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था। राजा हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि माना जाता है और उस दरबारी कवि का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? बाण भट्ट पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना कि इस राजा हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि है और उस दरबारी कवि का नाम क्या पड़ता है? बाण भट्ट पड़ता है। और इस बाण भट्ट के द्वारा एक किताब की रचना किया गया था। याद रखना, इस बाण भट्ट ने एक किताब की रचना किया और उस किताब का नाम पड़ता है हर्षचरित नामक किताब। तो यहां से इस बात को याद रखना, उस किताब का जो नाम पड़ता है, उस किताब का नाम पड़ता है हर्षचरित नामक, उस किताब का नाम पड़ता है।
बाणभट्ट की प्रमुख रचना का नाम क्या पड़ता है? हर्षचरित। बाणभट्ट किसके शासन काल में दरबारी कवि बनकर के आया था? अंशवर लगाकर क्या नाम मेरे दोस्त? क्या? राजा हर्षवर्धन के शासन काल में यह दरबारी कवि बनकर के आया था। इसके बाद में दोस्त जो आपको क्वेश्चन लिखना है, राजा हर्षवर्धन की जो प्रमुख किताब थी उसका नाम क्या पड़ता है? हर्षचरित। इससे आगे जो चलते राजा हर्षवर्धन की ना थी, उसके दरबारी कवि बाणभट्ट की ये प्रमुख किताब थी। इसके बाद में दोस्तों जो यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि राजा हर्षवर्धन पहले तो शिव का भगत हुआ करता था, का भगत था। शुरुआत में जो राजा हर्षवर्धन थे, शुरुआत में राजा हर्षवर्धन जो था वो शिव का भगत था, लेकिन बाद में राजा हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया था? वो अपनाया था इसने मेरे दोस्त क्या? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहां से याद रखना कि शुरुआत में जो राजा हर्षवर्धन थे वो शिव के भगत थे, बाद में इसने कौन सा धर्म अपनाया था? उसका नाम पड़ता मेरे दोस्त क्या पड़ता है? बौद्ध धर्म को अपनाया था। बात क्लियर हुआ? इसके बाद में दोस्त जो हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं कि इस राजा हर्षवर्धन की कुछ प्रमुख किताबें पढ़ते हैं। तो इसे राजा हर्षवर्धन के द्वारा कुछ प्रमुख किताबें लिखी गई थी। तो इसकी जो किताब पढ़ती हैं, इसकी किताबों का नाम जो पड़ता है, पहली किताब का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? रत्नावली। पहली किताब का नाम क्या पड़ा? रत्नावली पड़ता है। दूसरी किताब का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? नागानंद। तो दूसरी किताब का नाम पड़ा नागानंद, और तीसरी किताब का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? प्रियदर्शिका। तो यहां से याद रखना कि राजा हर्षवर्धन की जो प्रमुख 3 किताबें हैं, पहली का नाम पड़ा रत्नावली, दूसरी का नाम पड़ा नागानंद, और तीसरी का नाम पड़ता है प्रियदर्शिका या प्रियदर्शनी। तो ये 3 किताब वो किताब है जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर 100% पूछी जाती है। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है किस राजा हर्षवर्धन के शासन काल में एक चीनी यात्री भारत आया था। तो यहां से ये बात भी याद रखना है कि इसे राजा हर्षवर्धन के शासन काल में एक चीनी यात्री भारत आया था, और उस चीनी यात्री का नाम पड़ता है ह्वेनसांग। तो याद रखना कि राजा हर्षवर्धन के शासन काल में एक चीनी यात्री भारत के अंदर आया। जो भारत के अंदर ये चीनी यात्री आया था वो आया था 621 ईस्वी के अंदर आया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, जो भारत के अंदर एक चीनी यात्री आया था, चीन से एक यात्री आया, उसका नाम पड़ा चीनी यात्री ह्वेनसांग पड़ा। इसी कारण से इस ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो याद रखना, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो यात्रियों का जो राजकुमार कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? चीनी यात्री ह्वेनसांग को कहा जाता है। मैंने 2 बातें लिखी हैं। पहला, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? राजा हर्षवर्धन के शासन काल में। कब आया था? 621 ईस्वी के अंदर। इसको क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इस चीनी यात्री ह्वेनसांग ने राजा हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा हर्षवर्धन को जो शिलादित्य की उपाधि दिया ना, ये शिलादित्य की उपाधि किसने दिया? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद क्वेश्चन लिखो। और इस चीनी यात्री ह्वेनसांग की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम पड़ता है सी यू की। इसे चीनी यात्री ह्वेनसांग की एक पुस्तक आती है और उस पुस्तक का नाम पड़ता है सी यू की। और इस चीनी यात्री ह्वेनसांग की इस पुस्तक सी यू के अंदर किसका वर्णन मिलता है? तो इसे पुस्तक के अंदर जो वर्णन मिलता है, तो इस पुस्तक के अंदर वर्णन मिलता है मेरे दोस्त किसका? थानेसर का वर्णन मिलता है।
तो यहाँ से इस बात को याद रखना, चीनी यात्री हावेनसांग की जो पुस्तक सी यू की है, इस पुस्तक के अंदर किसका वर्णन मिला? इस पुस्तक के अंदर थानेसर का वर्णन मिला, और जो थानेसर पढ़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर पढ़ता है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखना है कि हरियाणा के अंदर से हरियाणा के अंदर से जो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। हरियाणा के अंदर से जो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त मृदों से कहां से हुआ है? ये हुआ है हरियाणा के सोनीपत जिले से। ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लिखना है कि हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु याद रखने का जरूरत ना, लेकिन फिर भी बता दूंगा, इसकी मृत्यु हुआ था 647 ईस्वी के अंदर। 647 ईस्वी के अंदर मृत्यु हुआ था। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।